हेलो वन वेलकम टू द क्रिकेट बीओ शो विद मोहम्मद सुमैर। इस वीडियो के अंदर मैं बात करना चाहूँगा जो रिसेंटली हमने शाहीन शाह अफरीदी को अपॉइंट किया है एज ए न्यू ओडीआई कैप्टन। शाहीन अफरीदी एक फाइटर क्रिकेटर हैं, वॉरियर हैं, अपना 100% वो फील्ड के ऊपर देते हैं। अग्रेसिव अप्रोच है, ऑल आउट जाते हैं वो फील्ड के अंदर। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, इजी सिचुएशन हो, प्रेशर सिचुएशन हो, अपना 100% देते हैं। फेस करने से वो कभी भी घबराते नहीं हैं किसी भी टीम को। तो मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन वो टीम को अच्छी तरीके से लीड करेंगे। अग्रेसिव अप्रोच नज़र आएगी लड़कों के अंदर, और जब कप्तान फ्रंट से लीड करेगा, कप्तान अग्रेसिव होगा, तो वही सेम अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज हमें दूसरे लड़कों के अंदर भी नज़र आएगी ऑन द फील्ड। शाहीन ने रिप्लेस किया है मोहम्मद रिजवान को। क्या उनको हटाना ठीक था या गलत? मेरी नज़र में ये एक बिल्कुल गलत डिसीजन है। रिजवान जब कैप्टन अपॉइंट हुए तो हम साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हमने हराई ओडीआई की। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई की सीरीज़ हराई। हमने जिम्बाब्वे के अंदर जाके जिम्बाब्वे को ओडीआई की सीरीज़ हराई। लेकिन जो उनको बाहर निकालने की वजह बनी, वो वजह जो है बन रही है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर हमारा फर्स्ट राउंड एग्ज़िट है। न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर जो हम ओडीआई सीरीज़ हारे हैं वो वजह बनी। वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो हम ओडीआई सीरीज़ हारे हैं वो वजह बनी। तो बहुत ही एक 50-50 रिकॉर्ड नज़र आता है रिजवान का फॉर हिज कैप्टनसी। ज़्यादती रिजवान के साथ कैसी की गई है ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। रिजवान को जो हमने कैप्टनसी से हटाया है, चंद सीरीज़ की वजह से हमने रिजवान को कैप्टनसी से हटा दिया। अब अगर शाहीन आफरीदी कैप्टन बने हैं, क्या अगर शाहीन आफरीदी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज़ हार जाते हैं या आने वाली एक दो ओडीआई की सीरीज़ हार जाते हैं, तो क्या हम दोबारा 2027 के वर्ल्ड कप से पहले शाहीन आफरीदी को हटा के फिर किसी और को कप्तान लेकर आएंगे? देखिए, हम बाबर आजम को हटा के रिजवान को कप्तान बना चुके हैं। अब हमने रिजवान को हटा के शाहीन को कैप्टन बनाया है। मेरी नज़र में जो हमारा क्रिकेट का प्रॉब्लम है वो कैप्टनसी की वजह से नहीं है, वो हमारा सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। देखें, 2019 में सरफराज को जब हमने हटाया तब भी गलत था। सरफराज की पर्सनली ख़ुद जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा डिप कर गई थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सरफराज की नहीं थी, लेकिन उनके अंडर लड़के जिस तरह से फ़ाइट करते थे ग्राउंड के अंदर, जिस तरह का सरफराज का कंट्रोल और कमांड था ओवर एस प्लेयर्स, वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल था। लेकिन सरफराज को 2019 के वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद जिस तरह से बोर्ड ने हटाया और बाबर आजम को कैप्टन बनाया, जिनका बाबर आजम का बिल्कुल कोई प्रीवियस रिकॉर्ड ही नहीं था कैप्टनसी का, कहीं पे वो ट्रेन ही नहीं थे कभी कैप्टनसी के लिए। उस टाइम के ऊपर बाबर आजम हमारे टॉप परफॉर्मर थे। सिर्फ पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से हमने बाबर को कैप्टन बना दिया। ये हमने कहीं नहीं देखा कि क्या बाबर के अंदर कैप्टनसी स्किल्स थे या नहीं। खैर, बाबर जब कप्तान बने, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ जो मुझे बाबर की ये लगी थी कि उनके अंडर प्लेयर्स के अंदर जो मैंने यूनिटी देखी थी, ये लड़के चाहे जीतते थे या हारते थे, इनको कभी भी किसी ने इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। हारने की भी सूरत में किसी ने इनको शक की निगाह से नहीं देखा, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान टीम हारती थी तो बहुत सारे फैंस, ऑडियंस और फॉर्मर क्रिकेटर शक करते थे पाकिस्तान के ऊपर, क्या ये लोग जानबूझ के तो नहीं हारे। बाबर के अंडर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि कोई भी इनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करता था। अगर ये लोग मैचेस हारते हुए थे तो हर कोई तारीफ़ करता था कि बाबर के अंडर ये लोग यूनाइटेड बहुत लगते हैं। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप्स के अंदर, ओडीआई वर्ल्ड कप्स के अंदर, एशिया कप्स के अंदर पाकिस्तान की कैप्टनसी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान को कोई टाइटल नहीं जितवा सके। जब हमने बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया, उसके बाद हमने T20 का कैप्टन शाहीन आफरीदी को बनाया। एक सीरीज़ के अंदर शाहीन आफरीदी ने कैप्टनसी की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि हम 4-1 से हारे। सिर्फ एक सीरीज़ के बाद हमने दोबारा से शाहीन को कैप्टनसी से हटा के दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बनाया, जो कि मेरी नज़र में बाबर आजम की क्रिकेटिंग करियर की सबसे बड़ी गलती थी जब उन्होंने कैप्टनसी को दोबारा से एक्सेप्ट किया। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया गया था,
मुझे नहीं लगता कि उसके बाद बाबर आजम को दोबारा से कैप्टनसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। 2023 के वर्ल्ड कप में मुझे अच्छी तरह याद है जब टीम इंडिया के अंदर मौजूद थी और हम फाइट कर रहे थे फॉर अ स्पॉट इन द सेमीफाइनल, बाबर आजम की पर्सनल व्हाट्सएप की चैट्स, उनकी ऑडियो मैसेजेस लीक किए गए हमारे प्राइवेट मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर। तो आप सोचिए कि एक आपका कैप्टन जो कि टीम को लड़ा रहा है टू गेट इन द सेमीज ऑफ अ टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप आपका चल रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया जैसे मुल्क में पाकिस्तान की टीम मौजूद थी, और आपके नेशनल टीम का जो कप्तान है उसकी पर्सनल चीज़ें नेशनल टीवी के ऊपर डिस्कस हो रही थी। बाबर आजम के साथ उस टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेट बोर्ड डायरेक्टली रब्ता भी नहीं करता था। उसके बाद हमने शाहीन को T20 का कैप्टन बनाया। एक सीरीज़ के बाद शाहीन को हटा के दोबारा से हम बाबर आजम को लेकर आए। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप 2024 जो कि USA में खेला गया, उस वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद हमने बाबर को दोबारा से कैप्टनसी से हटा दिया। हमने कैप्टन बनाया मोहम्मद रिजवान को। 2 या 3 सीरीज़ के बाद हमने मोहम्मद रिजवान को भी कैप्टनसी से हटा दिया। यहाँ पे मेरा ये सवाल है, टीम में लड़के आए गए, वही लड़के टीम में खेलते रहे, सेम हमारा ऑलमोस्ट बॉलिंग अटैक था हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह। बाबर आजम के अंदर भी अंडर भी यही हमारा बॉलिंग अटैक था, हम कोई टाइटल नहीं जीते। मोहम्मद रिजवान के अंडर भी हमारा यही बॉलिंग अटैक था, हम कोई टाइटल नहीं जीते। सलमान अली आगा के अंडर भी हमारा यही बॉलिंग अटैक था, हम अभी भी टाइटल जीतने में नाकाम रहे हैं। तो क्या बाबर आजम गलत कप्तान थे? क्या मोहम्मद रिजवान गलत कप्तान थे? क्या सलमान अली आगा गलत कप्तान हैं? या अब शाहीन आफरीदी किस तरह की कप्तानी करेंगे, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। तो सिर्फ कहने का ये मतलब है कि कैप्टनसी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट है, प्रॉब्लम हमारी क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम हमारी पॉलिसीज़ हैं। क्या हम जब कप्तान बनाते हैं तो हम उसको अश्योर करते हैं कि वो अगले 4 या 5 साल तक या अगले वर्ल्ड कप तक कैप्टन है? आई डोंट थिंक सो। अभी भी आप ये देखेंगे जब मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया था तो एक बहुत अच्छी उन्होंने बात की थी कि उनके फोकस के अंदर 2027 का ODI वर्ल्ड कप है और 2028 का LA ओलंपिक्स है। कितनी अच्छी सोच थी रिजवान की कि वो बहुत दूर की सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के अंदर वो टीम को कैसे लड़ाएंगे। और आज देखें वक्त ने कैसी पलटी खाई है कि रिजवान खुद कप्तान नहीं है। क्या हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कप्तान बनाते हुए? आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता कि बोर्ड की क्या प्लानिंग होती है। अब जब हमने शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया है, हमने क्या अनाउंस किया कि शाहीन आफरीदी इज़ गन बी द न्यू ODI कैप्टन एंड ही इज़ गन लीड द पाकिस्तानी टीम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। क्या ही अच्छा हो जाता है कि हम ये अनाउंस करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ गन बी द कैप्टन अनटिल द 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ताकि शाहीन आफरीदी का एक क्लियर माइंडसेट होता, टीम में जो लड़के खेल रहे हैं उनको भी पता होता कि यार ये बंदा हमारा कप्तान होगा अगले वर्ल्ड कप तक। तो हमने अब यूनाइट होके इसके अंडर खेलना है, हमने इसकी बात माननी है, हमने इसके रिस्पॉन्ड करना है, इसको हमने ऑन द फील्ड जो है वो मैचेस जितवा के देने हैं। जिस तरह से हमने बाबर को हटाया, जिस तरह से हमने रिजवान को हटाया, क्या अगर शाहीन की 1-2 सीरीज़ ख़राब होगी क्या हम शाहीन को भी हटा देंगे? ये बातें जो है ना वो बोर्ड की तरफ से क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि जब हमारा चेयरमैन ख़ुद एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, जब क्रिकेट बोर्ड के अंदर ख़ुद पॉलिटिकल अपॉइंटी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एक मोहल्ले का टेप बॉल का टूर्नामेंट नहीं करा सकते, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को क्या संभालेंगे? एक प्रोविंस से उठा के आप ब्यूरोक्रेट्स को क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपने भर दिया है, वो क्या उनका विज़न होगा कि वो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स के साथ मिल बैठ के कोई पॉलिसी बनाएंगे क्रिकेट के लिए? ये लोग कौन लोग हैं यार? मेरी तो समझ से बाहर है। मैं जब इस तरह की खबरें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे तो पहले गुस्सा आता था, अब तो मुझे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। आप इनके माइंडसेट का हाल देखें। विमेन क्रिकेट की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान की जो लड़कियां वो अपने मैचेस खेल रही हैं जाके। इस टूर्नामेंट में जाने से पहले
कोई 50 ओवर का टूर्नामेंट लड़कियों का नहीं हुआ था। रिसेंटली मैंने सना मीर को एक प्रोग्राम में बैठ के देखा कि वो ये बात कर रही थी कि अब जब वर्ल्ड कप के बाद ये लड़कियां वापस पाकिस्तान आएंगी, उसके 4 दिन के बाद क्रिकेट बोर्ड एक 50 ओवर का टूर्नामेंट कराने जा रहा है लड़कियों का। मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग वर्ल्ड कप में भेजने से पहले इन्होंने कोई 50 ओवर का टूर्नामेंट नहीं कराया, और अब जब लड़कियां वहां से हार के वापस आ रही हैं, आप वर्ल्ड कप से आने के 4 दिन के बाद एक 50 ओवर का टूर्नामेंट कराने के लिए जा रहे हैं। क्या पर्पज़ होगा उसका? अब वो टूर्नामेंट कराने का क्या फ़ायदा है? वर्ल्ड कप से पहले अगर आप वो टूर्नामेंट करा भी लेते तो शायद इन लड़कियों की कुछ प्रैक्टिस हो जाती। और इस वर्ल्ड कप के अंदर मैंने तो कभी आज तक लड़कियों का लाइव मैच देखा भी नहीं है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 70 फॉर समथिंग पे हमने उनके 7 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। अनफॉर्चुनेटली वो वाला मैच लड़कियां हार गई। इंग्लैंड की टीम को हमने पकड़ लिया था उस मैच के अंदर, जीतने के 90% अब वो मैच जीते हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उस मैच के अंदर बारिश हो गई। तो मेरी नज़र में तो यही इन जो विमेन हमारी जो प्लेयर्स हैं, यही इनकी जीत थी। कोई उन बेचारियों के पास सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई उनके लिए एकेडमीज़ मौजूद नहीं है, कोई अलग से उनके लिए ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। उसके बावजूद यहाँ तक ये पहुँच के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप टीम को ये लोग टफ टाइम दे रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो यही इनकी जीत है। खुदारा इनके लिए भी कुछ सोचें, इनके लिए आप कुछ ग्राउंड्स बना दें, कुछ अलग से एकेडमीज़ बनाएं, इनको फीमेल स्टाफ दें, इनके लिए फ़ीमेल कोचेज़ रखें। एक मर्दों की क्रिकेट में और औरतों की क्रिकेट में फ़र्क होता है। इनके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, इनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। इनके साथ अगर फीमेल स्टाफ और फीमेल कोचेज़ होंगे तो ये और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अभी तो ये देखेंगे दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं करते। सिस्टम ना होने के बावजूद अगर ये लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्लेयर्स को टफ टाइम दे रहे हैं तो यही इनकी बहुत बड़ी जीत है। तो जब ये वापस आएँ तो बैठ के एटलीस्ट इनकी लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए कि इनको हमें किस तरह के आगे चांसेस प्रोवाइड करने हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अब जो हमारी मर्दों की क्रिकेट टीम है, बहुत मैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुनता हूँ, वो ये बोलते हैं कि इसको कप्तान बना दो, उसको कप्तान बना दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी टेस्ट सीरीज़ हम लोग साउथ अफ्रीका से हारे हैं। मैं बासित अली साहब को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि शान मसूद को कप्तानी से हटा दो, ये क्या बेकार कप्तान है। अब आप मुझे बताएं, आप शान मसूद को अगर कप्तानी से हटा देंगे तो क्या आप सलमान अली आगा को कप्तान बनाएंगे? आप क्या सऊद शकील को कप्तान बनाएंगे? वो दोनों प्लेयर्स आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं अभी इस टाइम पे टीम में। आप उनके ऊपर कप्तानी का बोझ डाल के उनकी खुद की परफॉर्मेंस ख़राब कर देंगे। मुझे इन प्लेयर्स का विज़न आज तक समझ में नहीं आया जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। ये लोग किस हाल में खुश होंगे और ये लोग चाहते क्या हैं? कभी इन लोगों ने इस बात के ऊपर जोर नहीं दिया कि कप्तानी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा पुअर और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्रिकेट के इस हाल तक का रिस्पॉन्सिबल है। क्या इन लोगों ने कभी ये बात करी है कि इंटीरियर सिंध के अंदर, इंटीरियर पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के इतने सारे एरियाज़ हैं, इनके अंदर क्या इन लोगों ने कभी ये बोला है कि अकेडमीज़ होनी चाहिए, इन एरियाज़ के अंदर ग्राउंड्स होने चाहिए, वहाँ के लोकल प्लेयर्स को क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? एक बलूचिस्तान में खेलने वाला प्लेयर, उसके पास ग्राउंड नहीं है, उसके पास पिच नहीं है, उसके पास कोई अकेडमी नहीं है। एक KP के अंदर खेलने वाला प्लेयर, उसको आप ग्राउंड नहीं देते, उसको आप कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं दे रहे, उस बेचारे के पास एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, वो क्या क्रिकेटर बनेगा? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये लड़के इन हम्बल बैकग्राउंड से उठ के आके इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के सामने कम्पीट कर जाते हैं और जीतते भी हैं ये लड़के। ये सिर्फ अपने बलबूते, अपने स्किल्स की वजह से जीतते हैं। इसके अंदर क्रिकेट बोर्ड का कोई कमाल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड की ही नहीं है कि ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बने। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ODI की सीरीज़ हो रही है, आप उठा के देख लें। ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल नए ऑलमोस्ट 50 to 60 उनके जो प्लेयर्स हैं वो नए प्लेयर्स हैं। इंडिया के अंदर पूरी उनकी एक्सपीरियंस टीम खेल रही है, फिर भी वो 2-0 हो चुके हैं अभी तक सीरीज़ में। लास्ट ईयर पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीत के आया है,
उस टीम के अंदर मिचेल स्टार्क भी था, उस टीम के अंदर हेजलवुड भी था, उस टीम के अंदर पैट कमिंस भी था, एडम जैम्पा भी था, जोश इंग्लिश भी था, ग्लेन मैक्सवेल भी था, सब थे उस टीम के अंदर। फिर भी जब हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आई, सब फॉर्मर क्रिकेटर्स ने शोर मचाया कि ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ही नहीं है, ये तो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है, ये तो ऑस्ट्रेलिया की सी टीम है, कोई बड़ा कारनामा नहीं अंजाम दे दिया हमारे प्लेयर्स ने। बहुत मुझे अफसोस होता है जब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स इस तरह की बात करते हैं। क्यों ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं करते? मैं हर हमारे फॉर्मर प्लेयर को देखता हूँ कि वो टीवी बैठ के बोल रहे होते हैं कि इस प्लेयर को हेड कोच बनाना चाहिए, उस प्लेयर को हेड कोच बनाना चाहिए। मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आप में से कोई कोच बन के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ट्रेन करेगा, जो कि इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं? ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं, इन्होंने दुनिया को दिखा दिया ये किस तरह के प्लेयर्स हैं। आपको कोचिंग करनी है तो आपको करनी है उस 14 से 15 साल के लड़के की जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी। आपको उसकी कोचिंग करके उसके स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको आपको क्रिकेटर बनाना चाहिए। आप कोच बन के बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को क्या ही सिखा देंगे इस उम्र में? मुझे तो अफसोस होता है जब मैं इनका विजन देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि यार ये लोग जीते तो हैं अपने टाइम के अंदर, लेकिन इनके अंदर कोई क्रिकेटिंग सेंस मुझे नज़र नहीं आता। आई एम सॉरी टू से, मुझे इनके अंदर कोई विजन नज़र नहीं आता। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल जो है, इसके अंदर 95% कसूर जो है वो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का है। जस्ट लाइक पाकिस्तानी हॉकी, हमारे फॉर्मर ओलंपियंस और फॉर्मर हॉकी के प्लेयर्स की वजह से हॉकी भी इस लेवल तक पहुँची। अनफॉर्चुनेटली अगर हम क्रिकेट के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारी क्रिकेट भी उस लेवल पे जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इवेंचुअली हम उस लेवल पे जाके खड़े हो जाएंगे। अफसोस इस बात का होता है कि गुस्सा इस बात पे आता है कि इस टीम के अंदर वर्ल्ड क्लास बनने की हर पोटेंशियल स्किल मौजूद है, पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम सफ़र करते हैं। ये देख के बहुत अफसोस होता है। मेरी रिक्वेस्ट है इन फॉर्मर प्लेयर्स से, इन फॉर्मर क्रिकेटर्स के, प्लीज़ अपने सोच को बड़ा करें, रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करें, रूट कॉज के ऊपर बात करें। आप लोग एक बीमारी के ऊपर बात नहीं करें, आप लोग उसके सिम्टम्स के ऊपर बात करें कि वो बीमारी लग क्यों रही है टीम को। प्लीज़ जो आपकी जूनियर क्रिकेटर्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करें। प्राइम एग्जांपल आपके सामने राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ ने पहले जूनियर क्रिकेटर्स के साथ मिल के काम किया, जूनियर एकेडमी में काम किया, इवेंचुअली वो सीनियर टीम में गया। जो लड़के उसके अंडर जूनियर क्रिकेट में खेले वही लड़के आज इंडियन क्रिकेट में खेल रहे हैं, और इवेंचुअली राहुल द्रविड़ ने इंडिया को एक वर्ल्ड कप जिता दिया। प्रोसेस आपका ग्रास रूट लेवल से शुरू होगा। आप चाहे किसी भी बड़े फॉर्मर प्लेयर को कोच बना दें, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर की कोचिंग करके कुछ भी हासिल नहीं करेगा। आपको काम करना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज़ नहीं बनाएंगे, जब तक हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स नहीं बनाएंगे, जब तक हम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स नहीं बनाएंगे, जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने प्लेयर्स को पे अच्छा नहीं करेंगे, हम उनको पैसे अच्छे नहीं देंगे, हमारी क्रिकेट कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी। और बात मैं करूँगा इस सिस्टम की और अपने आने वाली वीडियोस में। देखते हैं आने वाली जो ODI और T20 की सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होती है। आई एम होपिंग कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी तरह से टीम को लीड करेंगे। आई एम होपिंग कि सलमान अली आगा जो है वो एशिया के कप के बाद अच्छा कमबैक करें। बाबर आजम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो अपना कमबैक कैसे करेंगे T20 टीम के अंदर। आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। Until the next time, take care. Allah Hafiz. Bye.